नेक्स्ट है इसमें शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ ये कि जो सरकार है, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका का कार्य है कानूनों को बनाना और कार्यपालिका का कार्य कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का कार्य न्याय करना। माने विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, जहां सरकार होगी तो सरकार के ये 3 कार्य रहेंगे, उसको कानून बनाने भी हैं, कानून लागू भी करने हैं और न्याय व्यवस्था भी करनी है। और इसी के लिए जो सरकार के 3 अंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशरी, कानून निर्माण करने वाली संस्था को विधानपालिका कहा जाता है, कानूनों को लागू करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है और न्याय करने वाली संस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। और ये जो सिद्धांत है ये सरकार के इन्हीं 3 कार्यों से संबंधित है कि ये जो सरकार के 3 कार्य हैं ये अलग अलग हैं, तो ऐसे में ये जो शक्तियां हैं ये अलग अलग व्यक्तियों या अलग अलग संस्थाओं में निहित होनी चाहिए। माने विधानपालिका जो है उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का हस्तक्षेप ना हो, कार्यपालिका के जो कार्य हैं उसमें विधानपालिका और न्यायपालिका का हस्तक्षेप ना हो, और इसी तरह से जो न्यायपालिका के कार्य हैं उसमें विधानपालिका और कार्यपालिका का हस्तक्षेप ना हो। तीनों ही तरह के जो कार्य हैं अलग अलग व्यक्तियों या अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किए जाने चाहिए। हालांकि ये जो सिद्धांत है इसको मॉन्टेस्क्यू के नाम से जोड़ा जाता है, लेकिन उससे पहले अरस्तु ने अपने रचनाओं में इसका वर्णन किया है। उसने सरकार के 3 कार्य बताए थे। तो यहाँ जो अरस्तु ने कार्य बताए वो थे विचारशील, दंडाधिकारी और न्यायिक कार्य। यहाँ अरस्तु ने कार्यों का वर्गीकरण तो किया था, लेकिन व्यक्तियों का वर्गीकरण नहीं किया था। उसने कहा कि सरकार के कार्य ये 3 तरह के हैं, लेकिन आगे उसने ये वर्णन नहीं किया कि इन 3 कार्यों को अलग अलग व्यक्ति करे। उसने सिर्फ कार्यों का वर्गीकरण किया, व्यक्तियों का वर्गीकरण नहीं किया। फिर इसके बाद पोलिबियस आए एक विद्वान, उन्होंने भी शक्तियों के संतुलन की बात कही कि जो शक्ति संतुलन है वो इस तरीके का होना चाहिए कि तीनों ही जो सरकार के कार्य हैं वो जिस भी संस्था या जिस भी व्यक्ति को सौंपे जाएं उनमें जो शक्ति है वो बराबर बराबर सी हो, ताकि कोई एक अंग जो है बाकी के 2 अंगों पर हावी ना हो सके। फिर इसके बाद सिसरो जो विद्वान आए उन्होंने भी इसी पर भी बल दिया। और फिर बोदीन ने भी यही कहा कि जो राजा है उसको न्याय करने की शक्ति अपने पास नहीं रखनी चाहिए, ताकि व्यक्ति को जो स्वतंत्रता है, व्यक्तियों को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है उसका हनन ना हो। और फिर इसके बाद जॉन लॉक का आपने पढ़ा है ना सिद्धांत 2nd ईयर में। तो जॉन लॉक ने जो शासन के कार्य हैं उसको 3 भागों में बांटा, विधायिनी, कार्यपालिका और विदेश विभाग। और लॉक ने खास तौर से जो स्वतंत्रता पर बल दिया वो दिया विधानपालिका और कार्यपालिका की स्वतंत्रता पर। उसने ये जो 2 सरकार के अंग है, विधानपालिका और कार्यपालिका, इनमें किसी और का हस्तक्षेप, किसी और शक्ति का हस्तक्षेप ना हो, इस पर ज्यादा बल दिया। फिर इसके बाद आ जाते हैं मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत पर। मॉन्टेस्क्यू ने जो ये अपना सिद्धांत दिया है 1748 में उसने एक पुस्तक लिखी थी स्पिरिट ऑफ द लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज में उसने इस शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का वर्णन किया। अब इसमें मॉन्टेस्क्यू ने यह सिद्धांत क्यों दिया, उसकी वजह क्या थी, इसको यदि हम जानना चाहें तो हम ये देखते हैं कि जो मॉन्टेस्क्यू है वो फ्रांस का रहने वाला था। और फ्रांस में उस समय लुईस 14 शासक था, राजा था। और वो इतना अत्याचारी था और वो हमेशा यही कहता था मैं ही राज्य हूं। माने जो मैंने कह दिया वही कानून है, समस्त शक्तियां मेरे में निहित है, सब कुछ मैं हूं, मैं ही राज्य हूं। का मतलब यही हो गया ना कि कानून निर्माण भी वही करेगा, कानून को लागू भी वही करेगा और न्याय भी वही करेगा।
तो ऐसे में फ्रांस में जो लोग थे उनकी स्वतंत्रता उनको प्राप्त नहीं थी। व्यक्तियों के जो अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं उनको दबाया गया था। तो ऐसे में जो मॉन्टेस्क्यू है उसी दौरान ही 1726 में वो इंग्लैंड में गया, फ्रांस का था, इंग्लैंड में गया और वहां उसने देखा कि जो इंग्लैंड के नागरिक हैं उनको स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, अधिकार मिले हुए हैं और वो अच्छे से उनका उपभोग कर पा रहे हैं। तो इस बात से वो प्रभावित हुआ। अब प्रभावित हुआ तो उसको लगा कि मतलब इंग्लैंड के जो लोग हैं वो अपने अधिकार और स्वतंत्रताओं का इतना अच्छे से उपभोग कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है। उसके तह तक जाने के लिए उसने इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था थी उसका अध्ययन किया और शासन व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद उसने जो फ्रांस की शासन व्यवस्था थी, माने खुद के देश की जो शासन व्यवस्था थी, उससे उसकी तुलना की और उसको निष्कर्ष में ये समझ में आया कि इंग्लैंड में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है। माने विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों की शक्तियां अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग में लाई जा रही हैं और ऐसे में उसको लगा कि यही ठीक है कि जो सरकार के 3 अंग हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें विधान पालिका के कार्यों में कार्यपालिका और न्यायपालिका का हस्तक्षेप ना हो, कार्यपालिका के कार्यों में विधान पालिका और न्यायपालिका का हस्तक्षेप ना हो और न्यायपालिका के कार्यों में विधान पालिका और कार्यपालिका का हस्तक्षेप ना हो। माने 3 जो अंग अलग अलग हैं उनको करने वाले लोग भी अलग अलग हो। कोई ऐसे व्यक्ति ना हो जो विधान पालिका के भी सदस्य हैं या कार्यपालिका के भी सदस्य हैं या फिर कार्यपालिका के भी सदस्य हैं और न्यायपालिका के भी सदस्य हैं। वो ये कहता है मॉन्टेस्क्यू कि यदि न्यायपालिका को और विधान पालिका को इकट्ठा कर दिया जाए, माने कुछ लोग ऐसे हों जो कानून निर्माण भी करते हों और न्याय भी करते हों, तो व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित नहीं करेंगे, क्योंकि जब अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि जिन्होंने कानून बनाया है यदि वो कानून सही नहीं है, लोग न्यायपालिका की शरण लेंगे और न्यायपालिका में वही लोग हैं तो वो अपने कानून को क्यों गलत बताएंगे। इसी तरह से मॉन्टेस्क्यू कहता है कि जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है, यदि इनमें एक ही व्यक्ति है या एक ही संस्था है तो उसमें भी स्थिति वही होगी। कार्यपालिका ने जो कानून लागू किया है और लागू करने के बाद ही तो जनता विरोध करेगी। जनता को वो कानून ठीक नहीं लगा, जनता न्यायपालिका की शरण लेती है, तो बात यहाँ भी घूम फिर कर वही आ जाती है कि जो व्यक्ति वही है, संस्था वही है, तो वो अपने ही द्वारा लागू किए गए कानून को कभी भी गलत साबित नहीं होने देंगे। तो इससे नुकसान किसका होगा? जनता का। उनके अधिकार और जो स्वतंत्रताएं हैं वो हमेशा से ही दबाई जाएंगी, उनसे छीनी जाएंगी। तो ये जो मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत था, तो मॉन्टेस्क्यू यही कहना चाहता था कि सरकार के 3 अंग, इनकी 3 शक्तियां, इन 3 शक्तियों का प्रयोग करने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग हों, या 3 अलग संस्थाएं या 3 अलग व्यक्ति जो भी हों, लेकिन वो साझे नहीं होने चाहिए। इसके बाद एक विद्वान है ब्लैकस्टोन, उन्होंने मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांतों का समर्थन किया कि ये ठीक है कि इसी से ही नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताएं सुरक्षित रह सकती हैं। और फिर आगे और भी विद्वान आते गए जिन्होंने इसके मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत का समर्थन किया कि ठीक है कि ये तीनों जो शक्तियां हैं अपने आप में इतनी अधिक हैं कि यदि ये शक्तियां, कुछ विद्वानों ने तो ये कहा कि 3 अलग अलग तो होनी चाहिए, 3 में से 2 भी यदि एक व्यक्ति या संस्था में हो गई तो भी व्यक्ति के जो अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं वो सीमित हो जाएंगी। कोई 2 भी आपस में नहीं मिलानी, तीनों ही अलग अलग व्यक्तियों या अलग अलग संस्थाओं में होने चाहिए। तो अब जो मॉन्टेस्क्यू का ये जो सिद्धांत था उसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा फ्रांस पर। फ्रांस में क्रांति आई और क्रांति के बाद जब अधिकारों का घोषणा पत्र वहां जारी किया गया तो उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि जिस देश में शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, माने विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये जो 3 तरह की शक्तियां हैं, इन 3 तरह की शक्तियों
का प्रयोग करने के लिए अलग अलग 3 व्यक्ति या अलग अलग 3 संस्थाएं नहीं हैं, तो इसका अर्थ है कि वहाँ संविधान ही नहीं है। और इसी तरह से फिर इस सिद्धांत का असर हुआ अमेरिका पर। 1787 में ये मॉन्टेस्क्यू ने ये सिद्धांत कब दिया था? 1748 में अपनी पुस्तक में। 1787 में अमेरिका का संविधान लिखा गया, विश्व का पहला लिखित संविधान है। 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ये बनाया गया और 1789 में 1789 में ये लागू हुआ। तो अमेरिका के संविधान में मॉन्टेस्क्यू के इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने की कोशिश की गई। तो ऐसे में जो अमेरिका का संविधान में उसमें काफी हद तक ये व्यवस्था की गई कि जो विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां हैं, ये 3 अलग अलग व्यक्तियों या अलग अलग हाथों में हों। तो अमेरिका में विधान पालिका की जो शक्तियां हैं वो कांग्रेस के पास, कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास और न्यायपालिका की शक्तियां न्यायालय के पास संविधान में सौंपी गई हैं इन तीनों को। तो इस तरीके से अमेरिका के संविधान में कोशिश की गई मॉन्टेस्क्यू के संविधान को थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ व्यावहारिक बनाने का उसमें प्रयास किया गया। क्लियर है यहाँ तक?